देखो मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, तेरी आंखों में बहता एक समंदर छोड़ जाएंगी, और बाइक पे देके लिफ्ट हरगिज खुश नहीं हो ना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएगी। प्यार व्यार नहीं करते हम लोग। आइए, बहुत अच्छे कवि हमारे बीच में हैं, आदरणीय हेमंत पांडे जी। अभी हमें एक अपना मित्र मिला, तो हेमंत भैया का एक मित्र है, वो हमें मिल गया चौराहे पर, अपने भाई के हाथ बांधे था, पीछे बाइक पे बिठा ले थे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किए हो? तो बोला यार ये बीड़ी बहुत पीता है। तो हमने अब क्या करोगे? बोले जा रहा हूं बाबा रामदेव के आश्रम में जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, वहां इसकी बीड़ी की आदत छूट जाएगी। तो हमने अच्छा ठीक है, वो छोड़ आया जाके। फिर 1-2 महीने बाद मुझे मिला, तो मैंने पूछा क्यों भाई, अब तेरे भाई की तबीयत कैसी है? तो बोला यार पंडित, बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने ऐसा क्या हो गया यार, तू तो गया था कि बीड़ी छूट जाएगी, बीड़ी छूट जाएगी। बोले यार बाबा रामदेव के यहाँ वो रहा 4 महीने, और बाबा रामदेव ने योगा करना सिखा दिया, अब उसके अगर हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता। तो ये स्थितियां हैं हास्य की, तो हास्य कहीं से भी निकाला जा सकता है। इसलिए अगर आपकी बढ़िया तालियां होंगी तो देश के बड़े कवि हेमंत पांडे जी मंच पर आएंगे। एक बार आपकी तालियां बजे हेमंत पांडे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी के जयंती पर आप सभी लोगों का अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत। ये झूठ बोल रहा था कि मैं बड़ा कवि हूं, बड़ा सीनियर कवि हूं। बाद में अध्यक्ष जी ने इसलिए पढ़वाया कि जो लोग बैठे हुए इसमें कम लोग बिगड़े, अच्छे लोगों को उसने घर भेज दिया, क्योंकि हम लोग कानपुर वाले हैं, कानपुर वाले को बिगाड़ने के लिए आते हैं। योगिता जी आई थी, सबको निपटा रही थी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। बताइए, चाचा के विषय में कविता पढ़ रही थी। अब ये जानती नहीं है कि औरैया का पानी कितना तेज है, ये नहीं जानती भाई साहब। ये चावल पुराने हैं, इन्हें हल्के में ना लेना। ये खुद ही मान जाते, खुद ही रूठ लेते हैं। इनकी डोर है पुरानी, इनके मंजे में मत फंसना। ये आज भी छज्जों से पतंगे लूट लेते हैं। तो एक बार तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए। हाँ, बहुत देर बाद बताइए, हमारे अध्यक्ष जी को छेड़ रही हैं। अध्यक्ष जी इतने बड़े पद पर बैठे हैं और उनको आप छेड़ रही हैं, ये गलत बात है। अध्यक्ष जी को आप बिल्कुल मत छेड़िए। अध्यक्ष जी बिल्कुल इनको गंभीरता से मत लीजिए। इनको क्या, किसी भी महिला को गंभीरता से न लीजिए। ये महिलाएं हैं, हमें केवल भ्रम में डाल देती हैं, पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मन अगर आ गया तो रखती हैं आंखों पे, मन से अगर उतर गए तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। है ना? तो हाँ, महिलाओं का भी समर्थन आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि देर में नंबर आया है, लेकिन 10-5 मिनट मुझको भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे विषय में पता नहीं, गोपाल भैया पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा। आई माला पहना दीजिए। हाँ, ये बहुत प्यार करते हैं गोपाल भाई, बड़े भाई हैं और बड़ा स्नेह करते हैं। ये भी एक झेल के रो रहे हैं, दूसरे माला डाल। अरे आइए, आप आइए। आपकी वाली भी यही बैठी है क्या? गोपाल, ये बहुत देर से तुम जो औरैया के नौजवानों को, बुजुर्गों को छेड़ रहे हो, सावधान रहो। अभी थोड़ी देर बाद योगिता तो चली जाएगी आगरा। तुम अगर अकेले कहीं फंस गए तो तुम वो लंबी चोटी भी रखे हो, तो भ्रम में अगर तुमको कहीं समझ लिया ना, ताली बजाइए एक बार, जोरदार ताली बजाइए। तुम भी निपट सकते हो। और तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ बेटा, ऐसे ही शांत हो जाओ जैसे तुम पैदा ही नहीं हुए थे। 2-4 मिनट हमको बोल लेने दो। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ सर, बाद में नंबर आया है। अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं सर, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो सर कानपुर से आया हूँ। कानपुर तो आप जानते हैं, हम लोग जिले अलग अलग हैं, औरैया और कानपुर हरकत में हम लोग बिल्कुल बराबर हैं। बिल्कुल सर, औरैया का आदमी और हमारे कानपुर का आदमी बिल्कुल एक समान है। आप कभी बनारस जाइए, आप लोग जाते ही होंगे, बनारस में उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए जहां पर योगिता चौहान रहती है, वहां जाइए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए,
वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी तो मैं जब लाफ्टर शो में गया, मैं वहां पे शूटिंग कर रहा था मुंबई में सोनी चैनल में, वहां से लौट कर आया पवन भाई, मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हाँ। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कह लेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो अध्यक्ष जी हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है भाई साहब, बहुत अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कह रहे हैं यार हमारे औरैया के नेता बहुत अच्छे हैं, इटावा के नेता अच्छे। तो हमने कहा हमारे कानपुर के नेता भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है गोपाल भैया, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं और मैं तो पक्का कनपुरिया कवि हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के लोगों को जब सब लोग भरा बुला कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कभी जाइए मुंबई के लोगों के पास अगर अध्यक्ष जी पैसा आ जाए तो बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं। हरियाणा लोग पैसा आ जाए तो वो गेम में भेजते हैं, स्पोर्ट्स में भेजते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है गोपाल भाई, जहां पर कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 300 का सफेद पैजामा, 350 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के में गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है। लोग बड़ी तुलना करते हैं, अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता, तो ये गोपाल ये तो वीर इसका कवि। कहने लगा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो औरैया वाले हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो वैसा तीली फेंक के इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे कह रहे थे कि हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ इमरान खान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे? सही बता रहा हूं भाई साहब, कश्मीर ले लेंगे। तो मैंने 4 लाइन में उसको निपटा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो हमारे भाई साहब बिल्कुल इस तरह होता है। लोग सर बड़ी तुलना करते हैं अध्यक्ष जी, कह रहे हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, पंजाब के लोगों को देखो, तुम्हारा उत्तर प्रदेश कितना नकारा है, कितने आलसी लोग हैं। तो हमें बड़ा खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं भाई साहब, आपके हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 7 बजे फिर उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे फिर टहल के फिर वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के औरैया, इटावा और कानपुर 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है भाई साहब, फिर वो सो जाता है। 7 बजे फिर सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते हैं गुरु समय तो इसके मुंह ना लगो, उस समय तो इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा।
गोपाल भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूड़ी नहीं मिली तो गोली चलवा देता है। उसके बाद वो शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है। हम कवियों को बैठ के सुनता है, एक बार आप ताली उत्तर प्रदेश में तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बड़ा अद्भुत है। देखो योगिता जी आई थी, अभी उनका नशा उतर नहीं पा रहा, इधर से मैं आपको देख रहा हूं। वो प्यार मोहब्बत की बातें करके गई थी, मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए सर, मैंने कभी प्यार नहीं किया और एक भी प्रेमिका मेरे नहीं है। पर ऐसा नहीं कि प्रेमिका थी नहीं, 15 प्रेमिकाएं थी। 15 थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब। जिस दिन योगी जी की सरकार बनी, इन्हें सबसे राखी बंधवा लिया। क्योंकि सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पिटाई किसी को हुई तो प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उसके तमाम कारण है। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। तमाम बीमारियां हैं। किसी लड़की को आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो हमने पूछा। हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूं। मैं तो अध्यक्ष जी भी चंदन के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे भैया नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहा था, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका। वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। पर बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो हमारे साथ सारे अक्सर होता रहता है। अभी गोपाल भैया मैं दुबई गया, एक शो होता है अंदाजे बयां, वो देश का सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां। तो मैं जब उसमें गया तो हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने कि हमने सुना है दुबई में हो। तुमने कहा सही सुना है। कहने कि हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो उसने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे, फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खा लिया चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, औरैया वालों आप भी ले लो, अध्यक्ष जी आप भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत रहता हूं सरकार मोहब्बत से। ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली एक बार लाड़ में आ गई। उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी ये सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे क्या भेज दें? तो भाई साहब हम बहुत दूर रहते हैं, हम सही बता रहे हैं आपको। लेकिन औरैया वाले क्या सुनते हैं? एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरा तो बड़ा पुराना अनुभव है, मैं औरैया आता ही रहता हूं। अद्भुत लोग हैं आपके यहाँ के लोग। यहाँ के लोग सर कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। मैं तो लगभग आता ही रहता हूँ औरैया में, हर कई कार्यक्रम में आया। एक दिन मैं आया तो मेरे पेट में दर्द, हम औरैया के एक डॉक्टर के पास चले गए। उन्होंने हमें कुछ दवाई लिख के दी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई आपने लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? तो कहने लगे पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे औरैया का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हुई, कहो तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे ने कहा अगर औरैया वाला ही कह सकता है तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे ने कहा पांडे ये कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। ये भाई सब होता रहता है। बहुत देर से आप इन कवियों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। अभी हम लोग चाहे तो घंटे 2 घंटे सुना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने कवि जो काव्य हमारा चल रहा है उसको मैं विराम लेते हुए, लेकिन उससे पहले चूंकि महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तमाम कविताएं आपके पक्ष में हुई, जितनी भी महिलाएं आई हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं और उनके पतियों को भी प्रणाम करता हूं।
पत्नियों को कवि सम्मेलन में आप लेके आइए, चारों धाम की यात्रा कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना अध्यक्ष जी। जीवन भर रोएंगे, मैं रो रहा हूं। एक हफ्ते पहले मैं अपनी पत्नी को एक शॉपिंग मॉल में, मेरी पत्नी हमको ले गई, कहले कि रोज टीवी में आते हो, लाफ्टर शो में, लपेटे में, नेताजी में, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। तो हमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बोला, उसने कहा भैया इनको कुछ शर्ट दिखाओ। दुकान वाला हमारे पास आया, पूछने लगा बहन जी नीली वाली शर्ट कैसी है। अब पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब आप अपने सीने पे हाथ रखे कसम खाइए, चाहे आप बड़े कवि हो जाएं, या आप अध्यक्ष हो जाएं, या बहुत बड़े संचालक हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। क्यों अध्यक्ष जी? आपको हाँ में कहना पड़ेगा ना, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमसे हमारी पत्नी ने पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने की थोड़ी बड़ी है, हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने की दो ले ले, हमने कहा दो ले लो। कहने की दो ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा दो ज्यादा हो जाएगी। कहने के लेकिन आगे काम आएगी, तुमने कहा आगे काम आएगी। कहने की काली वाली ज्यादा जम रही, हमने कहा काली वाली ज्यादा जम रही है। कहीं तो लाल वाली पे खिलोगे, हमने कहा लाल वाली पे खिलेंगे। कहने के बैगनी वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा बैगनी वाली का भी कोई जवाब नहीं है। कहने के सबसे अच्छी लग रही हरी वाली, हमने कहा सबसे अच्छी हरी वाली लग रही है। पूरी हरी वाली पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो सर बेलन लेके हमारे पास आई, कहने के मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली सारे लोग बजाओ, नहीं हाथ यहीं रहेगा हमारा। तो सर ये झूठ भी बोलना पड़ता है। भाभी जी बैठी देखिए मुस्कुरा रही हैं। अगर पत्नियों से सर झूठ ना बोलो गुप्ता जी, अध्यक्ष जी, तो हमें घर में खाना नसीब नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में केवल एक महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। गोपाल में तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। ये 3 बातें आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी झूठ नहीं बोलोगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बड़े भाई नरकंकाल जी बैठे हैं, इन्होंने आपको खूब हंसाया, अपने चेसिस के बारे में बता रहे थे। आप देखो दुनिया का सबसे पतला आदमी यही है। ऐसा नहीं है कि केवल यही पतले हैं, इनकी पत्नी मतलब हमारी भाभी जी वो भी बड़ी पतली है। पर नरकंकाल जी से जिस लड़की की शादी अध्यक्ष तय हो रही थी बहुत मोटी थी। अच्छा हुआ उनसे इनकी शादी नहीं हुई। अगर उस मोटी लड़की से इनकी शादी हो जाती तो शादी के अगले दिन पेपर में पता क्या हेडिंग छपती, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। सही बता रहे भारती जी, गर्मियों के कवि सम्मेलन में इनको बांधना पड़ता है। हवा का क्या भरोसा कि शोर चल दे। करवा चौथ में इनकी पत्नी का हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। भाई साहब गन्ना लेके पहुंच गए, इन्होंने पूछा कैसा है, भाभी जी ने कहा अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। लेकिन हमारे नरकंकाल जी ने जो लड़कियों की बात करी और जो संतों पर जो उन्होंने कविता सुनाई, उन्होंने पूरा दिल जीत लिया। उस कविता के लिए मैं चाहता हूं सारा सदन हमारे बड़े भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं, पवन भाई सुनिएगा। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे। और मुझे अध्यक्ष जी सौभाग्य मिला कि प्रेमानंद जी मेरे सामने बैठे थे, मैंने उनको कविता सुनाई तो वो कई मिलियन में वायरल हुई। कई मिलियन में मेरे छंद अभी तक लोग अलग अलग डाल रहे हैं। मैं उसी का एक मुक्तक आपको सुना दे रहा हूं। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का सच्चा आनंद ढूंढेंगे, जो जिस्म की मोहब्बत में सबको जुझाड़ चुके, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। मुझे सौभाग्य मिला और मैं अभी 3-4 दिन बाद फिर मेरा बुलावा आया है उनके दर्शन करने का। एक कविता में चलते चलते आपको सुना दे रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर कवि सम्मेलन है, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं। एक कविता सर मैंने हटके लिखी है, मैं व्यंग्यकार हूं, और अगर आपको लगे कि औरैया की धरती पर मुझे मालूम है अगर कविता कहीं सुनी जाती है जहां पर इतने बड़े साहित्यकार बैठे हुए हों, हम जैसे छोटे कवियों को सुन के प्यार और मोहब्बत देते हों, तो वहां पर मैं एक व्यंग थोड़ा सा हटके सुना रहा हूं, सुनिएगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले भ्रष्टाचार पे लिखो। दादा आपको समर्पित सुनिएगा और आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे।
हाँ मल्लिका बिपासन पर कब तक कलाम लिखोगे? वाह लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरुजी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? आपकी तालियां बता रहे हैं आप, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते? वैसे सबकी आंखों पर एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। अब आप सोच रहे होंगे कवि क्या सुना रहा है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरुजी तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाए तो जला दी जाएं। पूछो उस मां से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है, और क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर और सृष्टि का ज्ञान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्ध्यान होगा। अतः निवेदन है बेटियों के लिए लुभावने नारे ही न लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते में कांटे न बिछाएं। ये सब लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये विसंगतियों के खिलाफ एक कवि का तमाचा है। बहुत